नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम हर्षवर्धन काल से संबंधित जो कि राजा हर्ष थे उनसे संबंधित उनके प्रशासन के बारे में जानकारी लेंगे कि उनके प्रशासन में किस प्रकार से कार्य करते थे, किस प्रकार से अधिकारी थे और उनका क्या क्या कार्य थे, उनके बारे में जानेंगे कि इन्हीं के आधार पर पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं हर्षवर्धन काल का। हर्षवर्धन काल, प्रांतीय स्थानीय शासन। मेरे प्यारे साथियों, हर्षवर्धन काल जो है वो दो तरीके से इसे समझ सकते हैं। एक तो सीधा राजा के नियंत्रण वाला और एक स्थानीय शासक के द्वारा नियंत्रण वाला। स्थानीय शासक जिस प्रकार हमारे देश में है केंद्रीय शासन और राज्य शासन, उसी प्रकार से इस समय हर्षवर्धन काल में भी इसी प्रकार से प्रशासन था। उसमें बात करें प्रांतीय शासन, तो वो शासन हो गए जो कि प्रांतीय शासन जो कि हर्षवर्धन के अंडर में यानी कि उनके अधिकार क्षेत्र में थे, सीधे नियंत्रण में थे। और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन वो हो गए जो कि राजा हर्ष जी के द्वारा नियुक्त किए गए शासक थे कि भाई सबसे बड़े राजा, और उनके बाद जो भी क्षेत्र उनके अंतर अधिकार क्षेत्र में आया या उन्होंने जीत लिया या उन्होंने अधिकार कर लिया, उसके बाद उस क्षेत्र पर जो राजा शासन करता था वो हर्ष जी के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। तो उसके बारे में हम जानेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में। प्रांतीय स्थानीय शासन की अगर बात करें तो भक्ति या देश। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी यही समझाने की कोशिश करी कि हर समय में कोई भी राजा है यानी अदर राजा जितने भी हैं, ये नहीं कि जैसे ये हर्षवर्धन काल, इससे पहले गुप्त काल था, उससे पहले मौर्य काल था, अदर काल भी हैं। तो उनमें क्या है कि हर क्षेत्र के लिए एक अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि इसमें भक्ति है, देश है, तो यहां पर क्या है, भक्ति को देश के नाम से हर्ष काल में पुकारा जाता था, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर क्या है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जैसे कि गांव है ज्यादातर, लेकिन ये नहीं है कि हर जगह गांव ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो भक्ति क्या थे हर्षवर्धन समय में? भक्ति को प्रांत और या देश भी कहा जाता था, ठीक है। इसके द्वारा जो नियुक्त किया जाता सम्राट द्वारा। इसका जो शासक था, मैंने आपको इसीलिए समझाया कि इसका जो शासक था वो क्या, राजा हर्ष जी के द्वारा यानी सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है। उनके नाम क्या क्या थे? हर्ष ने जिन राजाओं को नियुक्त किया, किनका? भक्ति और देश के लिए, यानी कि उनका जो क्षेत्र था, भक्ति था, प्रांत था, उनको हर्षवर्धन काल में देश के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने जो राजा नियुक्त किए थे उनके नामों के बारे में जानते हैं कि इन भक्ति और प्रांत के राजाओं को किन नामों से जाना जाता था, क्योंकि पेपरों में इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो क्या थे उनके नाम? उनके नाम थे उपारिक महाराज और आयुक्त गोप्ता। क्या हो गए? जो हर्षवर्धन जी ने ये सम्राट नियुक्त किए थे, इनके नाम थे उपारिक महाराज, आयुक्त गोप्ता। इनके नाम से इन्हें जाना जाता था। राजस्थानीय और राष्ट्रीय, राजस्थानीय और राष्ट्रीय, अब ये कौन है? अब आप ये कहोगे कि भैया ये राजस्थानीय और राष्ट्रीय क्या है? जिन पर सम्राट हर्ष का अधिकार था, जिनको सम्राट हर्ष जी ने जीता था, वो कौन कौन से राज्य हैं? उनको राजस्थानीय और राष्ट्रीय पुकारा जाता था। उनके बारे में जानते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे अधिकार क्षेत्र थे जिनको इन्होंने, जो कि इन नामों से जाने जाते थे। देखो, अहिच, श्रावस्ती, कौशाम्बी, श्रीनगर। श्रीनगर को दूसरे नाम क्या, नगर भक्ति के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद में कौन सा नगर था जो राजस्थानी राष्ट्रीय कहे जाते थे? कुंडुवर्धन, जो कि बंगाल में था। तो ये वो राज्य थे जिनको राजस्थानीय या राष्ट्रीय के नाम से भी जाना जाता था हर्षवर्धन काल में। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये जो थे, ये थे कहां पर?
भाई हो सकता है पेपरों में ये भी तो पूछ लिया जाए कि भाई आपने इनके द्वारा जो इनके ऊपर जो अधिकार था, ये जो स्थान है ये प्रांत और देश हो गए, इनको राष्ट्रीय स्थान के नाम से भी जाना जाने लगा। इनके द्वारा सम्राट ने जो इन्हें नियुक्त किया, इनके ऊपर जो शासन करते थे उनको क्या उपारिक महाराज और आयुक्त गुप्ता के नाम से राजा शासन करते थे। अब ये थे कहां पर, तो ये थे प्रथम तीन, यानी प्रथम तीन उत्तर प्रदेश में, ये तीन 1 2 और 3 ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थे। और नगर भक्ति बिहार भुक्ति ये बिहार में थे, ये जो थे ये बिहार में थे, और पुंडुवर्धन बंगाल में थे। तो ये हो गए राजस्थानीय जो कि सम्राट हर्षवर्धन के अंतर्गत थे। इन पर इन्होंने उपारिक महाराजाओं की नियुक्ति की थी, उनको उपारिक महाराज कहा जाता था। अब भक्ति की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भक्ति, मैं क्या कह रहा हूं, भक्ति की सबसे छोटी, भक्ति को प्रांत कहा जाता था दूसरे शासकों के समय में, लेकिन हर्षवर्धन के समय में क्या कहा जाता, भक्ति को देश कहा जाता था, भक्ति को देश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, विषय, जो कि एक जिले के समान थी। विषय सबसे छोटी इकाई, हर्षवर्धन काल में गांव सबसे छोटी इकाई नहीं थी, सबसे छोटी इकाई थी विषय। इसका जो अधिकारी था वो कौन था, इसका अधिकारी था विषयपति। ये मेरे प्यारे साथियों, इन्हें थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पेपरों में इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। विषयपति इनके अधिकारी थे, और विषय को, यानी कि जो विषय थे एक तरीके से जिले, उनको किसमें विभक्त किया गया था, ये किसमें बटे थे, ये हर्ष के प्रशासन जो था, विषय जो बटे हुए थे वो पृथक में बटे हुए थे, इसमें पृथकों में बटे हुए थे। यानी कि इनके जिलों को भी जैसे गांव में तहसीलों में बांट देते हैं, उसी प्रकार इन्हें पृथकों में बटा हुआ था हर्षवर्धन समय। और इनकी यानी विषयपति की बहाली यानी नियुक्ति, विषयपति की नियुक्ति कौन करते थे, वो प्रांतपति, यानी भक्ति को क्या कहते थे, देश और प्रांत भी, प्रांतपति इनकी नियुक्ति करते थे। अब प्रांतपति कौन होते थे भाई, आप लोग ये कहेंगे, प्रांतपति यानी कि ये जो भक्ति देश है इनके ऊपर जो राजा नियुक्त करता था, उनके ही जो उपराजा थे एक तरीके से वो इनकी नियुक्ति करते थे। अब इनके बारे में हमें जानकारी और कहां से मिलती है हर्षवर्धन काल में, तो वो मिलती है मधुबनी लेख। मधुबनी लेख के अंतर्गत कौन से पृथक थे, पृथक यानी कि कुंडधान। मधुबनी लेख में एक नामा आया है जिसका नाम है कुंडधान, और बांसखेड़ा अभिलेख में भी एक नाम आया अंगदिय, अंगदिय का नाम आया है। ये कौन थे भैया, ये थे पृथक। हमें ये जानकारी मिलती है, जो जो बटे हुए थे नाम थे प्रांतपति और इनके, ये मधुबनी लेख में भी इनका उल्लेख है। कौन सा नाम था भैया, पृथक कौन सा था, तो कुंडधान। और बांसखेड़ा में किस पृथक का नाम आया, तो अंगदिय का उल्लेख हमें मिलता है। यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जो कार्यालय होता था, किसका, विषयपति का जो कार्यालय होता था वो कहां पर होता था, तो उस कार्यालय का नाम तो हो गया ये विषाधिकरण। अब विषाधिकरण कहां पर स्थित था, इसके बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन राजा जी के समय में तो अधिष्ठान यानी कि मुख्य शहर में, अधिष्ठान के नाम से भी इसे जान सकते हैं और इसे मुख्य शहर के नाम से भी जान सकते हैं। मुख्य शहर या अधिष्ठान के अंतर्गत ये कार्यालय होते थे। और इनकी जो पृथक, मैंने आपको भी ये समझाने की कोशिश, पृथक क्या थे भाई, जो राज्य था वो विषय को बांटा हुआ था पृथकों में, और पृथकों की जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो थी तहसील के जैसी, जो कि आज की आधुनिक है कि भाई जिला हो गया, जिले के अंतर्गत तहसीलों में बांट दिया जिलों को, ठीक है ना। उसी प्रकार इनकी स्थिति भी तहसील के जैसी थी। किसमें, याद रखना, शासन कौन सा था, समय कौन सा था, हर्षवर्धन काल। इनका जो प्रधान होता था इन तहसीलों का, भाई इनकी पृथकों की स्थिति तहसील जैसी। अब या तो आप ये समझ लीजिए तहसीलों का जो प्रधान था कौन था, या फिर आप समझ लीजिए पृथक, ये जो
पृथक थे, इनका जो प्रधान था वो मेहतर था, ठीक है ना। और अब ये जो मेहतर थे, यानी मेहतर कौन थे, कई गांवों का समूह, जो पृथक थे वो कई गांवों से बनकर बनता था, और इनका प्रशासन किस प्रकार चलता था तो जानते हैं उनके बारे में। हर्षवर्धन काल में जो इनका प्रशासन है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे, किन किन के द्वारा चलता था, उनके बारे में जान लेते हैं। अग्रहारिक, अग्रहारिक अष्टकुल, अग्रहारिक अष्टकुल और अष्टकुलाधिकरण। ये जो अष्टकुल है, आधा यहां पे लिखा हुआ है अधिकरण, अष्टकुलाधिकरण, अक्ष पटलिक, अक्ष पटलिक, जलवाटक और उत्खेट चित्त, है ना, पुस्तपाल, कार्णिक और लेखक और कायस्थ। ये वो प्रमुख अधिकारी थे जिनके द्वारा इन महत्रों का प्रशासन संचालित होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप याद रखना, समझना, ये जो पृथकों का प्रशासन था, या इन तहसीलों का भी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो गांवों के समूहों का जो प्रशासन संचालित होता था, उसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इनके द्वारा इनका प्रशासन होता था। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से संबंधित वाक्य थे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में इनसे बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हर्षकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में, कि भाई हर्षकालीन प्रमुख अधिकारी आखिर थे कौन कौन, और क्योंकि इनसे संबंधित पेपरों में क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थानीय, राजस्थानियों को हम किस नाम के, मैंने अभी आपको बताया, भक्ति और उपरांत और भुक्ति। इसके जो प्रमुख शासक है, इनके जो अधिकारी जो थे, शासक थे, वो कौन थे, विषयपति। विषयपति को कौन सा कार्य, भाई भक्ति और प्रांत, जो प्रांत और भक्ति के जो अधिकारी थे उनको शासक कहा जाता था, ठीक है। और विषयपति को क्या, ये कौन थे विषयपति, इनके अंदर में क्या थे, प्रदेश और विषय, प्रदेश और विषय के शासक हो गए विषयपति। मेहतर थे, मेहतर, मेहतर कौन थे, गांव के प्रधान, मैंने आपको भी बताया, मेहतर जो थे वो गांव के प्रधान थे। ये जो पृथक थे वो क्या थे, बहुत सारे गांव के समूह को पृथक कहा जाता था, इनके प्रधान को मेहतर। अब देखो यहां पर भी वही चीज, मेहतर जो थे वो गांव के प्रधान थे, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं। अब ग्रामीणिक, ग्रामीणिक कौन थे, गांव के प्रमुख अधिकारी। भाई ये तो हो गए प्रधान, और ये भी एक तरीके से प्रमुख अधिकारी थे गांव के। अब भ्रष्ट, भ्रष्ट कुलाधिकरण, भ्रष्ट कुलाधिकरण भी गांव के ही प्रमुख अन्य अधिकारी थे। क्या, अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक तो हो गए अधिकारी गांव के प्रधान, मुख्य प्रधान, तो वो कौन थे, मेहतर। उसके बाद में गांव के प्रमुख अधिकारी, एक तो हो गए बहुत बड़े अधिकारी जिनके गांव में जिनके अंडर में पूरा गांव था। उसके बाद में हो गए क्या हमें, ग्रामिक, और ग्रामिक कौन थे, ये प्रमुख अधिकारी हो गए, यानी मेहतर से नीचे वाले अधिकारी। और भ्रष्ट कुलाधिकरण ये क्या थे, ये अन्य प्रमुख गांव के अधिकारी थे। ये तो मेरे प्यारे साथियों, इसी से, इन्हीं से संबंधित 3 अधिकारी आपको गांव से संबंधित हर्षवर्धन काल से मिल जाते हैं। अब इनके बाद में क्या है, महासंधि विग्रहाधिकृत, महासंधि विग्रहाधिकृत, ये क्या थे, ये हर्षवर्धन काल में संधि और युद्ध के अधिकारी थे। उनके बाद में जो अधिकारियों का नाम आता है वो आता है महाबलाधिकृत। ये कौन थे, ये सेना के सर्वोच्च अधिकारी, सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष। महाबलाधिकृत हर्षवर्धन काल में सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष थे। बलाधिकृत, ये आप नोट कर लेना, बलाधिकृत कौन थे, ये सेनापति, हर्षवर्धन काल में इन्हें सेनापति कहा जाता था। बृहदाश्वर, बृहद
दासव और वार, ठीक है ना। दासव वार ये कौन थे? अश्व सेना के अध्यक्ष थे। हर्षवर्धन काल में अश्व सेना थी, तो उनके जो अध्यक्ष थे वो ये थे। अब चार भाट, इन्हें चाट भाट भी कह सकते हैं, चार भाट भी कह सकते हैं। ये पुलिस और न्यायाधीश का भी काम करते थे उस समय में, पुलिस का, न्यायाधीश का। अब इसमें कौन कौन से आते थे हर्षवर्धन? ये क्या थे? ये वेतनिक, यानी इन्हें वेतन भी मिलता था और वेतन नहीं भी दिया, यानी वेतन और अवेतनिक सैनिक थे। यानी इन्हें आधों को वेतन मिलता था और आधों को वेतन नहीं मिलता था। ये बिना वेतन के कार्य करने वाले हर्षवर्धन काल में सैनिक थे। कटुक, कटुक ये क्या है? हस्त सेना के अध्यक्ष, हस्त सेना के अध्यक्ष थे। और कर्णिक, कर्णिक कौन थे? साधारण, हर्षवर्धन काल में साधारण लिपिक, लिपिक यानी लेखा जोखा लिखने वाले ये थे। इनके बाद में हर्षवर्धन काल में अध्यक्ष का भी नाम मिलता है हमें। वो क्या थे? वो विभिन्न विभागों के, यानी बहुत सारे विभाग थे, उन विभागों के सर्वोच्च अधिकारी। पेपरों में ये चीज पूछ ले जाए, विभिन्न विभागों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते? तो आप बहुत सारे नामों को देखकर कंफ्यूज ना होना, उन्हें अध्यक्ष कहते थे हर्षवर्धन काल में, याद रखना। अक्षपटलिक, अक्षपटलिक कौन थे? ये लेखा जोखा तैयार करने वाला, यानी लेखा जोखा वाले जो लिपि वाले अधिकारी को अक्षपटलिक कहा जाता था हर्षवर्धन काल में। उनके बाद में जो हर्षवर्धन काल से संबंधित हैं वो दीर्घद्रग, दीर्घद्रग ये कौन थे? ये तीव्रगामी संवादक, यानी दूसरे कालों में इन्हें गुप्तचर विभाग वाला भी कहा जाता, गुप्तचर अधिकारी भी कहा जाता था। इसमें क्या था? ये संवादक थे, समाचार वाले, खबरों को पहुंचाने वाले, दीर्घद्रग, ठीक है। ये कौन, किस काल में थे भैया? हर्षवर्धन काल में, ठीक है। भौगिक और भोगपति, यानी भौगिक या उन्हें भोगपति भी कहते, ये क्या करते थे? ये उपज का राजस्व, यानी जो उपज होती थी उसका जो कर था, जो राज्य के लिए वसूल करने वाला होता था, उसको क्या कहते थे? भौगिक और भोगपति। महाप्रतिहार ये कौन थे? ये महाप्रतिहार कौन थे? राजप्रसाद के रक्षक। राज्य में जो राजप्रसाद थे, भवन थे जिनमें राजा विश्राम करते थे, उनके रक्षक होते थे, उनको कहा जाता था महाप्रतिहार हर्षवर्धन काल में। मीमांसक, ये जो मीमांसक थे ये थे असली न्यायाधीश। अब आपको हर्षवर्धन काल से दो संबंधित न्यायाधीश मिलते हैं, एक होते हैं मीमांसक जो कि न्यायाधीश थे, और एक चाटभाट, वो पुलिस अधिकारी के साथ साथ में न्याय का कार्य भी करते थे, ठीक है। आयुक्त, आयुक्त क्या थे? साधारण अधिकारी, साधारण अधिकारी थे। उपारिक महाराज, उपारिक महाराज ये क्या थे? प्रांतीय शासक, ये प्रांतीय शासक थे उपारिक महाराज, और किसके द्वारा नियुक्त होते थे? सम्राट के द्वारा। और किस जगह के थे? प्रांतीय मतलब यानी कि जो राजा के अधीन स्थान जीता जाता था, जगह जीती जाती थी, राज्य जीता जाता था, उस पर जो थे राजा नियुक्त करता था वो अधिकारी, या जो राज करते थे छोटे राजा, राजा के भी अंतर्गत राजा थे, उन्हें उपारिक महाराज कहा जाता था। दूत, राजस्थानीय ये कौन थे? राष्ट्र मंत्री का पद, ये राष्ट्र मंत्री का पद था। इनका जो प्रशासन था सम्राट हर्ष का, इनका जो कैसा था इनका प्रशासन? ये किस प्रकार से प्रशासन करते थे? उदार सिद्धांतों पर आधारित था इनका जो प्रशासन था। मेरे प्यारे साथियों यहां पर समझने की कोशिश करो, क्योंकि पेपरों में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि इनका सिद्धांत किस पर आधारित था। तो भैया इनका जो प्रशासन का सिद्धांत था वो उदार सिद्धांतों पर आधारित था। और व्यवस्था, भाई एक सिद्धांत अलग है, प्रशासन का सिद्धांत अलग है, और व्यवस्था का, व्यवस्था किस प्रकार थी? सामंत पद्धति पर, सामंत पद्धति पर इनकी सामंती पद्धति, यानी प्रशासन उदार सिद्धांतों पर और व्यवस्था किस प्रकार थी? सामंती पद्धति। राजा ने जो नियुक्त करे हुए सामंत थे
जो उनको जिनको इन्होंने क्या कि भाई यहाँ पर तुम राज करोगे, तो वो राजा के अंतर्गत सामंत कहलाते थे। सामंत तो पद्धति होगी, व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो सामंती व्यवस्था पर। हर्षवर्धन काल से संबंधित हम धार्मिक नीतियों की बात कर लेते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं भाई इनके धर्म से संबंधित क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहते सबसे पहली बात कि देखो, सम्राट जो सभी धर्मों का आदर करते थे, लेकिन इससे पहले ये शैव धर्म को मानने वाले थे। सबसे पहले हर्षवर्धन जी जो थे वो शैव धर्म यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। बाद में क्या हुआ, इनकी बहन थी राजश्री, और उन राजश्री जी के कहने पर ये बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। राजश्री के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अब हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ये शैव मानते थे, बाद में ये बौद्ध धर्म मानने लगे। अब किनके कहने से, भैया राजश्री के। लेकिन हेनसांग जी के प्रभाव, क्योंकि हेनसांग जी इनके समय में आए थे घूमने के लिए, यात्राओं के राजकुमार जो थे, तो क्या थे, ये बौद्ध अनुयायी बन गए। उनके पूरे प्रभाव के कारण ये बौद्ध अनुयायी बन गए। अब यहां से तीन चीजें सामने आती हैं, एक तो पहले शैव धर्म मानते थे, दूसरा ये बौद्ध धर्म मानने लगे, तीसरा राजश्री के प्रभाव से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, चौथा कि हेनसांग जी के प्रभाव से संपूर्ण बौद्ध अनुयायी हो गए। हर्ष के ही कारण, सम्राट हर्ष के ही प्रयासों से महायानी, ये कौन से संप्रदाय को मानते थे, महायानी बौद्ध धर्म, ये मानने वाले थे महायानी बौद्ध धर्म को, संप्रदाय को, और इन्होंने चीन में इसका प्रचार किया। इन्हीं के कारण यहां से ये चीन गया। क्यों, क्योंकि इनके समय में जो ये आए थे ना, ये यहाँ से बहुत सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को चीन ले गए और अपनी भाषा में इन्होंने इसका अनुवाद किया था, ठीक है ना। और धार्मिक नीति के ही अंतर्गत हम ये जानेंगे कि आखिर ये धर्म से संबंधित ऐसी कौन कौन से कार्य करते थे हर्षवर्धन जी। तो इनका पहला कार्य क्या था, कन्नौज में इन्होंने धर्म सभा बुलाई थी। क्योंकि ये बौद्ध धर्म मानने वाले हो गए थे, तो इन्होंने क्या है, धर्म सभाएं बुलाई। इसमें क्या थे, सभी लोग आते थे, ब्राह्मण, जैनी, बौद्ध, जो उस समय के बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान भी थे, खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। तो इसमें अब हम ये जानेंगे कि इस सभा के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है, कन्नौज, नंबर 1, कन्नौज में इन्होंने धर्म सभा बुलाई और उसमें 20 राज्य के राजाओं ने भाग लिया। नंबर 1, 20 राज्य के राजाओं ने भाग लिया। और इसमें कौन कौन से और संप्रदाय के लोग भी थे, तो कौन से थे, ब्राह्मण, हीनयान, महायान बौद्ध सब इसमें इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या करा था कि कन्नौज में एक संघाराम का निर्माण किया था। कन्नौज के निकट संघाराम का इन्होंने निर्माण किया था और उसमें हर्ष ने 100 फीट ऊंचा बुर्ज, 100 फीट ऊंचा बुर्ज भी बनवाया था। किसने, हर्ष जी ने 100 फीट ऊंचा बुर्ज भी बनवाया था और अपने कद के बराबर, यानी सम्राट हर्ष जी ने अपने कद के बराबर बुद्ध की सोने की प्रतिमा, कन्नौज धर्म सभा के अंतर्गत की बातें चल रही हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं कि बुद्ध की सोने की प्रतिमा यानी अपने कद के बराबर उन्होंने बनवाई थी। और इसी संघाराम में, उसी समय जब ये सभा हो रही थी, तो इनका जो संघाराम था जो इन्होंने निर्माण करा था, उसमें आग लगी। महत्वपूर्ण घटना कि उसी संघाराम में आग लगी और इसी आग के चलते हर्ष की हत्या का प्रयास किया गया। जब उसमें आग लगी तो इसी आग के कारण हर्ष की हत्या का प्रयास किया गया। और इसमें क्या करा, हर्ष जी ने 500 ब्राह्मणों को निष्कासन किया, 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया हर्ष जी ने, इसी घटना के चलते। इसका उल्लेख कौन कर रहा है, ये हमें जानकारी हेनसांग जी भी देते हैं, उनके विवरणों से हमें भी ये जानकारी मिलती है। अब उसी दौरान हेनसांग जी के अनुसार देख लेते हैं कि भाई वो क्या क्या चीजें हमें बताते हैं। अभी महायानी संप्रदाय,
इसी संगति के अंतर्गत, संगति कह दो या इनकी सभा के अंतर्गत जो कि इन्होंने कन्नौज में कराई थी, उसमें महायानी संप्रदाय को क्या करा, हर्ष जी ने श्रेष्ठता स्थापित की। यानी कि भाई जो धर्म, जो संप्रदाय श्रेष्ठ है वो महायानी बौद्ध संप्रदाय श्रेष्ठ है। और इसमें क्या, इस संगति के अंतर्गत क्या हुआ इस धर्म सभा के, तो कश्मीर से याद रखना, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि हर्ष ने बुद्ध के दांत कहां से मंगाकर कहां पर स्थापित किए थे। तो देखो भैया, कश्मीर से इन्होंने बुद्ध जी के दांतों को मंगाकर, बुद्ध जी के दांत को इन्होंने मंगाया और कन्नौज के निकट जो इन्होंने संगाराम बनाया था ना, उसमें संगाराम में प्रतिष्ठापित किया था। यह सवाल पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कश्मीर से लाए और कन्नौज के निकट संगाराम में प्रतिस्थापित किया बुद्ध जी के दांत को। ठीक है, अब इनके बाद में महामोक्ष परिषद, सम्राट अशोक ने अशोक कह गया मैं, हर्ष जी ने महामोक्ष परिषद का आयोजन, ये जो सम्राट हर्ष थे इन्होंने महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5वें वर्ष किया। प्रत्येक 5वें वर्ष करते थे। कहां पर करते थे, प्रयाग में करते थे। और इसमें क्या क्या चीजें होती थी उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या करते थे, इनमें भगवान बुद्ध, शिव, सूर्य यानी आदित्य की पूजा की जाती थी सम्राट हर्ष के द्वारा। अब हेनसांग जी इनमें से थोड़ा सा विवरण भी देते हैं। ये अशोक जी की धार्मिक नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। हेनसांग जी भी कुछ उल्लेख करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 6वें वर्ष के, ये जो महामोक्ष परिषद था, ये उसके 6वें वर्ष का वर्णन करते हैं। और ये कहते हैं कि 635 ईस्वी में ये हुआ था, 635 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और 5वें वर्ष की जगह ये 6वें वर्ष के लिए कहते हैं। दूसरा, इसमें 5 लाख व्यक्ति इकट्ठे होते थे, 5 लाख व्यक्ति आते थे। और उनमें वो व्यक्ति कौन कौन थे उनके बारे में जानते। ये कहते हैं कि श्रमणिक, निर्ग्रंथ, ब्राह्मण और अनाथ व्यक्ति इसमें इकट्ठा होते थे। ये जो परिषद है ये 75 दिनों तक चलती थी। और इसमें क्या होता था, प्रथम दिन भगवान बुद्ध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा और तीसरे दिन शिव जी की पूजा इसमें होती थी। और चौथे दिन दान दिया जाता था, सम्राट हर्ष जी के द्वारा दान दिए जाते थे। और सम्राट हर्ष जी इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े विद्वान थे कि इन्होंने इस सभा के अंतर्गत दान देते हुए अपने वस्त्रों को भी दान कर दिया था। और अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहने थे। ये इतने बड़े विद्वान थे कि इन्होंने अपने द्वारा कुछ 3 नाटक भी लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, ये इनके नाटक भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि इनके स्थानिक प्रशासन के बारे में और धार्मिक नीति के बारे में जो कि महत्वपूर्ण वाक्य थे, घटनाएं थी, जो क्वेश्चन थे जो कि पेपरों में बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, उम्मीद करता हूं उन सभी की जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी पिछली वीडियो आपको समय से मिल जाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।